आज हमारे बीच में है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी। कुलदीप राठौर जी परिचय का मोहताज नहीं है, ये किसी भी तरह से जाने माने चेहरा है, लीगल एक्सपर्ट हैं ये। आज हम इनका दिव्य मध्य स्टूडियो में स्वागत करते हैं। राठौर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपने जब कांग्रेस की सत्ता प्रदेश में बागडोर संभाली है संगठन की, तो किस दिशा में जाना चाहते हैं, कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उस समय बनाया गया जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और एक बहुत कठिन समय था। संगठन में मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे दुरुस्त करनी थी। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने मुझे जब पार्टी की बागडोर सौंपी, उन्होंने मुझे एक एजेंडा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं अध्यक्ष बना के भेज रहा हूँ, आपको हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से छिटक रहा है उसको दोबारा से कांग्रेस पार्टी के पाले में लाना और आपको हिमाचल प्रदेश में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग नज़र आ रहे हैं उनको इकट्ठा करना। तो ये दायित्व तो उन्होंने मुझे दिया और मैंने कोशिश की और मुझे इस बात की खुशी है कि अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से सीधा संवाद स्थापित किया और आज हिमाचल प्रदेश में जो बड़े नेता हैं उनका पूरा समर्थन और आशीर्वाद मेरे साथ है। खासकर मैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का जिक्र करना चाहूँगा जो हिमाचल प्रदेश के लगभग 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और एक पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। उसी तरह मैंने श्रीमती विद्या स्टोक्स जी को, पंडित सुखराम जी को और पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की और उनका संगठन के लिए जो है उनसे सहयोग मांगा। मुझे खुशी है कि आज मुझे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिल रहा है और ख़ासकर मैं पार्टी के कार्यकर्ता जो आज संगठन के लिए निकल के आए हैं, हर पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी श्रेय देना चाहूँगा। एक बहुत लंबा समय मेरा संगठन में रहा। मैं लगभग 19 साल की उम्र में प्रदेश NSY का अध्यक्ष बना और NSY से लेके युवा कांग्रेस से लेके पार्टी का मैं महासचिव रहा और मैंने लगभग 5 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया। तो एक संगठन का व्यापक अनुभव था। उसी अनुभव के आधार पे मैंने संगठन को जोड़ने का प्रयास किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है और हम लोग एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। राठौर साहब, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। अभी आपने आजकल अभियान छेड़ा है हिमाचल कांग्रेस ने आपके नेतृत्व में किसान जन संवाद रैलियों का। तो ये कृषि जो कानून बने हैं नए केंद्र सरकार ने बनाए उसके संबंध में है शायद। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये जो कानून है इसके बनने से किसानों को फ़ायदा होगा, उनकी आय डबल हो जाएगी, बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम ये जो हमारा सपोर्ट प्राइस है उसको कम नहीं कर रहे हैं, समर्थन मूल्य कम नहीं कर रहे। फिर विरोध क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ भाजपा का विरोध करना है या आपकी नज़र में, कांग्रेस की नज़र में इसमें किसानों को नुकसान होने वाला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पेशे से वकील हूँ लेकिन हमारी पृष्ठभूमि जो है किसान की। हिमाचल प्रदेश में 70% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं और सब जो है किसानी का काम करते हैं, चाहे हमारे निचले क्षेत्र के किसान हो या हमारा जो हिमाचल का ऊपर का क्षेत्र है वहाँ बागवान है, तेल पैदा करते हैं। देखिए, जो ये कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लाई है, ये कानून आने वाले समय में किसानों पर भारी पड़ने वाला है। इससे किसानों का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि जो APMC एक्ट था, हमारी जो छोटी छोटी मंडियाँ थी वहाँ जाके हमारे किसान अपनी उपज बेचते थे, वो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, इस मसौदे में तो कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कानून जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए,
क्योंकि आज हमारे देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चलती आई और इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो हमारे किसान थे उनको बड़े बड़े साहूकारों के चंगुल से जो है मुक्ति दिलाई। और आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में अनाज नहीं होता था, विदेशों से अनाज यहाँ आता था। बंदरगाहों पे जब जहाज़ उतरते थे उसके बाद हमारा जो अनाज है वो लोगों तक पहुँचता था। और उस वक्त कहा जाता था शिप टू माउथ। हमारी कृषि के बारे में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद जो हमारी मजबूत नीतियाँ रही हैं इस देश में, जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंदिरा जी ने के वक्त में तो देश में हरित क्रांति आई। राजीव गांधी जी ने किसानों के हक में काम किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो हमारी मंडियां थी उनका आधुनिकीकरण किया। हमारा जो किसान है वो घर में बैठ के इंटरनेट से देख सकता था कि मंडियों में क्या भाव चल रहा है। आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हम उनमें प्रतिद्वंदिता बना के देश को आगे ले जा रहे थे, आज तो पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है। हमारा जो देश है, हमारे देश में की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है। ये गलत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब मैं ऊपरी हिमाचल से हूँ जहाँ सेब बहुत ज़्यादा होता है। इस वर्ष सेब की फसल बहुत कम थी। मार्केट में बहुत अच्छे दाम हमारे बागवानों को मिल रहे थे। हमारी सेब की पेटी 3-3 हज़ार में बिक रही थी। हमारे यहाँ अडानी उनके सीए स्टोर हैं, देवभूमि उनका भी सीए स्टोर है। जब उन्होंने रेट खोले उन्होंने सारी मार्केट को मैनिपुलेट किया, आढ़तियों को मैनिपुलेट किया। 3,000 की जो हमारी पेटी थी वो 1200-1000 रुपये में आ गई। क्या कारण था कि उन्होंने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया। और आज जबकि मंडी है उस वक्त ये हालात हैं। कल को जब मंडियाँ नहीं होगी तो किसान और बागवान क्या करेंगे? क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, हम सेब को ज़्यादा देर नहीं रख सकते क्योंकि कोई सुविधा नहीं है सीए स्टोर्स की, कोल्ड स्टोर की। तो डिस्ट्रेस सेल होगी और उस डिस्ट्रेस सेल का फ़ायदा जो है ये बड़े बड़े पूंजीपति उठाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आज मक्की का क्या रेट है। आज 800 रुपये क्विंटल मक्की बिक रही है और जबकि न्यूनतम मूल्य जो है वो 1800 के करीब है, उससे कम बिक रही है। अभी तो ये कानून अच्छी तरह लागू हुआ नहीं, तो किसानों और बागवानों को कितना फ़ायदा इसका होगा। और आने वाले समय में अगर किसानों को लगेगा कि खेती करके कोई फ़ायदा नहीं है तो किसान खेती करना छोड़ देंगे। आज होगा क्या, जो आपके खेत है, आपके खलिहान है, आपके ट्रैक्टर है, आप काम करेंगे लेकिन आप पे नियंत्रण किसका होगा? बड़े बड़े पूंजीपतियों का होगा। इसलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं और जिस ढंग से इस कानून को लाया गया वो भी तरीका गलत था। राठौर साहब, एक चीज़ बताइए कि कहीं कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध तो नहीं कर रही है नए कृषि कानून का? क्योंकि सबसे बड़ी खासियत जो इस बिल की है, विधेयक की या कानून की है, वो ये है कि अब बिचौलिए नहीं रहेंगे। जब मध्यस्थ नहीं रहेगा किसान और उपभोक्ता के बीच में, तो सीधा लाभ किसान को मिलता है, उपभोक्ता को मिलता है। तो ऐसा नहीं लगता कि शायद कांग्रेस विरोध के लिए विरोध कर रही है? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस तरह का प्रभाव पैदा करने की जो है कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी 800 रुपये आपकी मक्की हमारी जो बिक रही है, अगर आप अमेजन पे जाओ मक्की का आटा 200 रुपये किलो मिल रहा है। आप अगर जो सेब हमसे 25 रुपये 30 रुपये में अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं, जब वो उपभोक्ता तक जाएगा वो 250 और 300 रुपये किलो होगा। अगर किसी 5 सितारा होटल में जाएगा उसकी कीमत और बढ़ेगी। तो कहाँ फ़ायदा हो रहा है मुझे बताइए आप? किसानों को तो फ़ायदा नहीं हो रहा। भविष्य में होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मूल्य है वो नियंत्रण, उन मूल्यों पे नियंत्रण जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होगा, उनकी मोनोपोली होगी। इसमें किसान और बागवान है वो मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे, मूल्य तो बड़े बड़े पूंजीपति निर्धारित करेंगे। और एक जो प्रतिस्पर्धा मंडी में होती थी वो प्रतिस्पर्धा आपने ख़त्म कर दी है। राठौर साहब, ये बात चलिए आपकी मान लेते हैं, हिमाचल में टूरिज्म
या बाकी हमारा टेरेन ही ऐसा है। तो हम भी चाहते हैं, और ये ज़रूरत भी है वक्त की, BVN काफ़ी नहीं है, या इतने लोगों को, युवाओं को रोज़गार देना है तो उद्योग चाहिए। नया कानून पास हुआ है संसद में, श्रम कानून, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। उसमें क्या गलत है कांग्रेस की नज़र में, आपकी नज़र में? देखिए, मैं जैसे पहले मैंने जो अपने वक्तव्य में बात की, जो आपको कही है कि सबसे पहले मंशा क्या है सरकार की, इसको जानना ज़रूरी है। जो इस सरकार की मंशा है, इस सरकार की मंशा हमारे चाहे किसान हो चाहे श्रमिक हो, उनका शोषण करना है। क्योंकि ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। आज अगर राफेल विमान का सौदा होता है तो बनाने का ठेका किसे दिया जाता है? रिलायंस को दिया जाता है, अबानी को दिया जाता है। हमारे पास HAL है, सरकारी संस्था है उपक्रम में, उसको क्यों नहीं हम देते? हम क्यों एक प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं जिस कंपनी ने कभी कागज़ का जहाज नहीं बनाया, उसको आप राफेल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो? इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा ये है कि जो ये सरकार है, वो सरकार पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है, और पूंजीपति भी इक्का दुक्का है, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, उनके इशारे पे चल रहे हैं, वो एजेंडा तय कर रहे हैं। आज इस देश में एजेंडा उन पूंजीपतियों का चल रहा है। मोदी साहब तो कठपुतली की तरह उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही टूरिज्म की बात, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा जो है प्रदेश में नुकसान हुआ है। हमारा टूरिज्म लगभग ख़त्म होकर रह गया, और इस वक्त हमें उम्मीद थी, हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप पैकेज दीजिए। जो हमारे होटलियर्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लेके होटल बनाए, या छोटे हमारे MSME हैं, जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, वो भी ख़त्म हो गए। हमने सरकार से कहा कि आप इन्हें कोई पैकेज दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना काल में दिया है, तो उसमें हिमाचल का भी तो कोई हिस्सा होगा ना। अभी प्रधानमंत्री जी रोहतांग टनल का उद्घाटन करने आए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, हम स्वागत करते हैं। हालांकि उनका कोई योगदान नहीं रहा उस टनल को बनाने में, श्रेय लेने का वो हर जगह प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद थी, हमने उनके आने से पहले मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो उनके ध्यान में लाइए, और हिमाचल के लिए आप पैकेज कुछ मांगिए। देखिए, हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान इस देश की रक्षा में, इस देश की सुरक्षा में हिमाचल चलियों का बहुत योगदान रहा है। हर जंग में हमारे जवान शहीद होते हैं, और आए दिनों आतंकवादियों से हमारे जवान लड़ते हुए शहीद होते हैं। इस देश के पर्यावरण को बनाने में कांग्रेस हमारा हिमाचलियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम वनों की सुरक्षा करते हैं, हमारी जो नदियाँ जाती हैं, मैदानों में फसलें लहलाती है, तो इसके बदले हिमाचल को क्या मिल रहा है? अटल सुरंग जो है वो हमारा जो सामरिक ढांचा है उसको बहुत मजबूती देती है, लाहौल की आज़ादी को दर्शा रही है जी। बजाय इस जश्न में शामिल होने के कांग्रेस यहाँ भी राजनीति कर रही है, श्रेय लेने की होड़ की मोदी जी ले गए या कांग्रेस को मिलना चाहिए था। क्या ये इस राजनीति से हटकर नहीं हमें कुछ काम करने चाहिए कहीं? अगर बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, जिस दिन ये धारणा इस देश में आएगी कि हम राजनीति से हटके काम करें, बहुत अच्छा होगा इस देश के लिए, हमारे राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन क्या जो सरकार में बैठे लोग हैं, क्या उन्होंने कभी इस पे अमल किया? इंदिरा जी ने इस सुरंग का सपना देखा, उसके बाद कार्यान्वयन किसने किया? श्रीमती सोनिया गांधी जब यूपी की चेयरमैन थी, उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया, कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे उन्होंने एक बार भी जिक्र किया कि सोनिया गांधी का योगदान है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान है? उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। राठौर साहब, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जितने बार भी हिमाचल आए, कोई घोषणा नहीं की उन्होंने कम से कम हिमाचल में आने के। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि वो जब अटल टनल का 3200 करोड़ रुपए में बनी है, बहुत टाइम लगा उसको, तो क्या कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि कोई घोषणा होती किसी और तरह की? क्या आपने क्या सोचा था? क्योंकि आपके बयान भी आए थे उससे पहले इसको नहीं, देखिए, हमें उम्मीद थी, हम सच कह रहे हैं, हमें उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी समय में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रभारी रहे हैं।
हिमाचल के लोगों को जानते हैं और हिमाचल के बारे में उन्हें बहुत कुछ मालूम है। तो हमें उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए किसी पैकेज की घोषणा करेंगे, क्योंकि इस कोरोना की वजह से हिमाचल में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, एक बात सही है, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की पहल आपने भी की। आपको नहीं लगता कि प्रदेश कांग्रेस में अभी फूट है, कई तरफ है? आपके आने के बाद भी वो जो एकजुटता थी, जो उम्मीद कर रहे थे लोग, वो वैसी नहीं हो पाई है। एक दो धड़े ऐसे हैं जो शायद आपकी खिलाफत करते रहे हैं प्रदेश से लेकर केंद्र तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कांग्रेस इन चीज़ों पे कब अपना नियंत्रण जो है वो पा सकेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और संगठन में 100% लोग कभी किसी के साथ नहीं होते, लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं होते। हो सकता है हमारे कुछ नेताओं को मेरी कार्यप्रणाली पे कहीं ना कहीं संदेह हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कहीं किसी पार्टी के नेता को लगता है कि मुझे अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, तो मैं तो सुझाव आमंत्रित करता हूँ। पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि अगर किसी पार्टी के नेता को कोई सुझाव देने हैं, अगर वो मुझे अपने घर बुलाता है तो मैं उनके घर में जाकर उनकी बात सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मकसद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करना है, मजबूत करना है। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। राठौर साहब, ये देने का समय है, लेने का समय है, मतलब आप मिशन मोड में हैं, बढ़िया बात है। अब सीधी सी एक बात मैं पूछूंगा कम शब्दों में, क्या हिमाचल कांग्रेस में अभी भी वीरभद्र सिंह वर्सेस अदर का धड़ा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में सारे कांग्रेस जन श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करें और माननीय वीरभद्र सिंह जी हमारी इंस्पायरिंग फोर्स है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, तो उनका तो योगदान है ही है। और रही धड़े की बात, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी धड़े को पसंद करता है। आज आप जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं एक दिन के लिए भी घर पे नहीं रुका हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाऊँ और कोरोना काल में भी हमने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की और अपने पार्टी के विधायकों की भी तारीफ करना चाहता हूँ कि विधानसभा में हमारे पार्टी के जो विधायक हैं वो बढ़ चढ़ के गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और सरकार का विरोध करते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी की ताकत है और यही ताकत कांग्रेस पार्टी को फिर से हिमाचल में पुनर्स्थापित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना की बात आप कर रहे थे, ये जो कोरोना काल शुरू हुआ हिमाचल में या प्रदेश में मिड मार्च के बाद हुआ, बहुत ज़्यादा जो संसाधन थे सरकार के वो कोरोना के लिए लग रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए लग रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लग रहे हैं। फंड्स के दुरुपयोग के भी बहुत ज़्यादा मतलब मामले सामने आए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे मुद्दों को बहुत हवा नहीं दे पाई। क्या बात है? नहीं, मैं आपने जो ये बात कही, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं। हाँ, आप देखेंगे कि जिस वक्त भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जो सैनिटाइज़र घोटाला, पीपी घोटाला सामने आया, कांग्रेस पार्टी मुखर होकर सड़कों पे आई। हमने विरोध किया, हमने पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया और उस विरोध के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। और अभी एक मामला सामने आया है जिसमें एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। हमने आज भी विरोध किया। हमने विधानसभा का जिस दिन घेराव किया उस दिन भी हमने मांग की कि जो भी मंत्री हैं जो ज़मीनी घोटाले में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मांग की, हमने विधानसभा के बाहर जो है ज़ोरदार प्रदर्शन किया। आज भी हम अपनी मांग पे कायम हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि अगर एक मंत्री भ्रष्टाचार में स्लिप्त हो तब तो वो कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारे नाम जो है आने वाले हैं। राठौर साहब, क्या हो सकता था कोरोना में? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए था जो कर नहीं पाई? आपको क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार असमंजस का शिकार है
कि जब इस देश में लॉकडाउन लगाया गया उस वक्त कितने मामले थे और आज कितने मामले हैं। आज तो आपने सब कुछ खोल दिया है। हमने तो कई जगह पे विरोध भी किया, आज आपने सीमाएं खोल दी हैं। आपके अस्पतालों के क्या हाल है, लचर व्यवस्था है। और कोरोना काल में लोगों ने दिल खोल के मदद की। पीएम केयर फंड स्थापित किया गया, करोड़ों का लोगों ने योगदान दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने योगदान दिया। और जबकि पीएम रिलीफ फंड था, अब जो पीएम केयर फंड है उसमें तो कोई पारदर्शिता नहीं है, वो तो आरटीआई के तहत नहीं आता। उस फंड का क्या उपयोग हुआ, क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे। हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, बड़ी जो स्वयं सेवी संस्थाएं थी उन्होंने पैसा दिया, उसका कहाँ उपयोग हुआ। उल्टा सरकार ने बसों के किरायों में बढ़ोतरी कर दी। अपने कार्यकाल में 50% से ज़्यादा आपने बस के किराए बढ़ा दिए, आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए। कहाँ राहत दी है आपने। राठौर साहब एक बात बताइए, 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लगभग 1.5 साल में पार्टी को चुनावी मोड में आना पड़ेगा, तो कांग्रेस के लिए ये राह कितनी मुश्किल है सत्ता में वापसी की प्रदेश में। देखिए, आपने सही कहा, इस वक्त जो सरकार है, जो सरकार की कार्यशैली है, सरकार की जो कारगुजारी है, वो जनता के हितों के विपरीत। आज डेवलपमेंट का काम कोई नहीं हो रहा। जो काम कांग्रेस के समय में हुए थे, वीरभद्र सिंह जी के समय में हुए थे, उन्हीं कामों के फीते काट रहे हैं। राठौर साहब, आप निश्चिंत लग रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी होगी, परिवर्तन निश्चित है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने आगे तक सोचा होगा। चुनावों में कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, आपको क्या लगता है? कुछ नाम बताएंगे। कौन मुख्यमंत्री होगा, अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि हमको संगठन को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी के संगठन को इतना मजबूत, इतना सशक्त बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दें। तो आप मतलब इस बात से सहमत नहीं है कि लगभग 2.5 दशक बाद कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के एक उम्मीदवार की भी तलाश करनी पड़ेगी? देखिए, क्योंकि अब तक तो वीरभद्र सिंह का एक छत्र साम्राज्य रहा है, अब शायद उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य तो शायद उनको इजाज़त नहीं देगा। देखिए, राजनीति परिवर्तनशील है। अब हमेशा समय एक राजनीति का नहीं रहता। आने वाले समय में जो भी होगा पार्टी के हक में होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का होगा। चलिए, लास्ट में सीधे से पूछ लेते हैं जी, क्या कुलदीप सिंह राठौर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? देखिए, मैं संगठन का चेहरा हूँ, इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैं संगठन का चेहरा नहीं हूँ। मेरी पूरी प्राथमिकता संगठन को मजबूत बनाने की है। जो फैसला माननीय श्री राहुल गांधी करेंगे, मैं उस फैसले का समर्थन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति हूँ। राठौर साहब, आप दिव्य हिमाचल स्टूडियो में आए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।